आशुतोष, क्या वाकई नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री हैं? क्या कमजोर कहना सही है क्या अपने देश के प्रधानमंत्री को? अगर कोई ये कहता है कि कमजोर है तो उसमें गलत क्या है? मतलब मुझे तो ये तर्क ही बहुत ही तर्कहीन सा लगता है कि आप देश के प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं कह सकते। आप देश के प्रधानमंत्री को मजबूत कह सकते तो देश के प्रधानमंत्री को कमजोर भी कह सकते। देखिए, इस पूरी डिबेट में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जेनजी को जागृत करके नेपाल जैसी स्थिति को पैदा किया जा रहा है, ये असल सवाल है। तो क्या जेनजी या जेनरेशन नेक्स्ट जो भी है वो इतना बेवकूफ है, इतना बुद्धिहीन है, इतना विवेकहीन है कि कोई आदमी उसको बरगला देगा और वो खड़ा हो जाएगा और नेपाल में जो कुछ हुआ वो अकारण हुआ, या श्रीलंका में जो कुछ हुआ अकारण हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ अकारण हुआ, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ वो सब अकारण हुआ? इसलिए हुआ, युवा पीढ़ी इसलिए उठ खड़ी हुई क्योंकि उसको अपने देश के पॉलिटिकल लीडरशिप से नाराजगी थी, भयंकर तरीके से निराश था, इसलिए वो सड़क पर उतरा। और जब उसको लगा कि पुलिस और सेना के बल पे उसकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को कुचला जा रहा है, तब उसने वो रास्ता अख्तियार किया अंत में। तो आज की तारीख में अगर आप जेनजी को, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, तो मुझे लगता है कि वो अपने ही प्रधानमंत्री के सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं, जो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि उनका अपने ही नेता पर से भरोसा उठ गया है। ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जेनजी को उकसाने की कोशिश कर, अरे कम से कम अपने देश के अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री पर तो भरोसा रखो कि वो अभी भी मजबूत हैं। ये संकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर और उनके समर्थकों का संकट ज्यादा है कि उनके अंदर बेचैनी फैल गई है कि कहीं श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात इस देश के अंदर तो नहीं बन रहे हैं। यह डर है जिसकी वजह से ओवर डिफेंसिव होकर वो दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण दे रहे हैं, यह बात को भूल जाते हुए कि दिसंबर 2023 में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भयंकर सरकारें बनी थी। उसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, सब 400 सीटों की बात कर रहे थे और अंत में आई 240 सीटें। तो अब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अगर आप जोड़ लेंगे कि जेनजी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ, देखिए एक बात समझ लीजिए, जेनजी जो है वो 75+ की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता, यह मान लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की समस्या और संकट यह है कि जब हर 6 महीने के बाद आईफोन ऑब्सोलीट हो जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अभी भी अपने 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं में अपना भविष्य देख रही है। यह संकट है और यही संकट भारतीय जनता पार्टी को अंदर अंदर तकलीफ पहुंचा रही। मेरा मानना यह है कि अब इस देश को 40 साल की उम्र का नेता चाहिए। अगर उसको और इसलिए हम क्यों, राहुल तो 50 के हैं, राहुल तो 50 के हैं, 50 पार है। मैं राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई। हम क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में पीछे हो गए? हम क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में पीछे हुए? दुनिया हमसे आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए? अगर राजीव गांधी 40 साल के नहीं होते तो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन में बहुत पीछे रहते, आज सब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की बात करते होते। तो जेनजी की अपनी आकांक्षाएं हैं। मेरे जैसा आदमी भी आज अपने आप को कंप्यूटर पे सेवी नहीं पाता है, मैं उन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से अपने आप को अपडेटेड नहीं रख पाता। ये मेरी पीढ़ी की मजबूरी है। लेकिन जो बच्चा सेलफोन लेके पैदा हुआ है वो जानता है कि आने वाले समय की जरूरतें क्या है। इसलिए मेरा कहना, मैं नरेंद्र मोदी जी का आलोचक हूं, लेकिन मैं उनका शुभचिंतक भी हूं। देश 75 साल की उम्र वाले नेताओं से नहीं चलेगा, अब उसको 30 साल की उम्र के, 40 साल की उम्र के नेता चाहिए। जैसा कि हर बड़े कॉर्पोरेट हाउस में यही होता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए हर्षवर्धन जी। नहीं, 75 साल का नेता, उसको जेनजी पसंद नहीं करेगा। अच्छा किया आपने यही, अब इसी पे सिर्फ 3 लाइन बोल देता हूं। जयप्रकाश नारायण की उम्र कितनी थी? मोरारजी देसाई की उम्र कितनी थी? चलिए वो भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, पुरानी बात हो गई। चलिए नए पे आते हैं, जो बच्चा फोन लेके पैदा हुआ है। सुशीला कार्की की उम्र कितनी है? जिसको वो नेता मान पाए, नहीं मान पाए ना उन लोगों को जो वो नेता थे, नहीं बन पाई सहमति। और जिसको हम तो नहीं मानते कि स्वाभाविक नेता है, मेरा तो मानना है कि बहुत अच्छा काम बांग्लादेश में कर रही थी शेख हसीना। लेकिन चलिए ठीक है भाई, आप कह रहे हैं अब जमाती इस्लामी और रेडिकल फोर्सेज के गुस्से को आप बांग्लादेश में जनता का, छात्रों का गुस्सा कर रहे हैं,
तो मोहम्मद यूनुस की उम्र कितनी है सर? कम से कम तथ्य तो ठीक रखे, बोलते वक्त अच्छा लगता है ये सब, ये बोल देना कि 40 साल का युवा चाहिए। और जिस वक्त आप कह रहे हैं सर, कम से कम मतलब मुझे आपसे इस वाले की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अच्छा है राजीव जी को बताना है कि बड़ी क्रांति करके लाए, हम भी मानते हैं राजीव जी भले व्यक्ति थे, लेकिन अगर सचमुच हुआ होता, उसी दौर में तो सर मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, उसी दौर में तो सर अमेरिका और दुनिया के सारे देश आगे निकल गए, उसी दौर में तो जापान में सब कुछ हो गया, उसी दौर में तो कोरिया सब कर ले गया, उसी दौर में तो ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम सबकी इंडस्ट्री खड़ी होनी शुरू। क्या कर रहे थे हम सर? हमारे देश का नेतृत्व कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ बाहर से कंप्यूटर लाकर कहा कि हमने कंप्यूटर ला दिया, दे दिया। दे क्या दिया भाई? ये तो कमाल हो गया। आज हम वो कर रहे हैं ना। अच्छा, इसी में एक लाइन और जोड़ देता हूं आशुतोष, फिर उसके बाद बोलिएगा। प्रधानमंत्री भी आज भाषण दे रहे थे गुजरात में, उन्होंने भी कहा कि जब उदारीकरण हुआ, आर्थिक उदारीकरण, उस समय हमने मेक इन इंडिया करने के बजाय हमने अपनी पूरी इकोनॉमी इंपोर्ट्स पर आधारित कर दी, तो इंपोर्ट करने लगे और आज उसका ये हाल है। आशुतोष बोलिए। मानक ये बहुत ही हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है, करते कुछ है। जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई का उदाहरण आप उस युग में दे रहे हैं जब टेक्नोलॉजी कहां थी आपको शायद मालूम नहीं है, और उसका हश्र क्या हुआ 3 साल के बाद आपने देख लिया। वो लीडरशिप कितनी कमजोर थी 3 साल के बाद आपने देख लिया। आप सुशीला कार्तिक का आपने उदाहरण दिया, आपने यूनुस का उदाहरण दिया। ये कोई स्थायी समाधान है क्या? ये तो मजबूरी के समाधान है। अब अगर आप सच्चाई को नहीं देखना, 75 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी ने जितना 10 साल करना था कर लिया। 2014 में तो मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, कहां गया हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? क्यों आपको चीन के पास जाना पड़ रहा? उस चीन के पास जाना पड़ रहा है जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे देश पर हमला करवाया। इतनी ह्यूमिलिएटिंग, इतनी अपमानजनक स्थिति भारत ने कभी सोची थी? आज आप चीन के पास गए, कल क्या गारंटी? क्या पाकिस्तान के पास चले जाएंगे? क्या गारंटी? और गए ही थे आप। आपने तो पाकिस्तान की सेना को फोन करके बता दिया था कि हम आपके ऊपर हमले नहीं करेंगे, हम आतंकवादियों पर हमले कर। मतलब इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग क्या हो सकता है? अमेरिका आप जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार करा भारत के प्रधानमंत्री के साथ, चीन ने जिस तरीके से आपको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए मजबूर कर दिया, आपको मालूम है। और राजीव गांधी को और इंदिरा गांधी को गाली देना सबसे आसान काम है। दरअसल आज जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है वो इसलिए है क्योंकि जो लोकतंत्र की नींव जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी, अगर वही नींव नहीं डाली होती तो हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के रास्ते पे होता या बांग्लादेश के रास्ते पे होता। तो लोग रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वो आरएसएस कितना बड़ा रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जो सड़कों के ऊपर जिस तरीके से उत्पात मचा रखा है, यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस तरीके से उत्पात मचा रखा है, जिस तरीके से हिंसा का रास्ता लेते हैं, वो किसी दूसरे संगठन के रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से कम है क्या? जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की गई है, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ व्यवहार किया गया है, क्या बात करते हैं ये लोग? सर देखिए, भाषण देना है तब तो कह दे संघ ताकतवर है लेकिन कहीं हिंसा नहीं कर रहा है। संघ सत्ता में होता है लेकिन कहीं ऐसा कोई उदाहरण नहीं होता है कि आप कहें कि दूसरे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से आप इस्लामिक और कम्युनिस्ट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ें। ये आपके मन में है सर, लेकिन जब आप ये कहते हैं तो जरा बताइए ना, एक उदाहरण तो दे दीजिए। अब आपकी समस्या है कि आप नेहरू जी को मानते हैं कि नेहरू जी ने देश बनाया। हम में से किसी ने गाली नहीं दी, मैं ही अभी तक बोला, मैंने तो गाली नहीं दी इंदिरा जी और राजीव जी को, लेकिन आपने कहा कि इंदिरा जी और राजीव जी को गाली देना, ये कब तक एक परिवार के चरणों में देश को समर्पित करने की आदत रहेगी? और हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमने कब कहा कि नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो जो उस वक्त संभव था वो किया? किसने नहीं कहा? आप ये चाहते हैं कि ये नैरेटिव बने, आप ये चाहते हैं कि इंदिरा और राजीव को लोग कुछ कहें, क्यों कहें भाई? लेकिन सवाल एक कंपैरिजन होगा ना। आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पीछे छूट गए और आप कह रहे हैं कि नहीं हमने तो बड़ा कमाल किया, और आप फैक्चुअली रॉन्ग है। कहां गया भारत, कहां गया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना के पास? ऐसा फैक्ट नहीं रखना चाहिए जो गलत है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग लाइन पहले से बेहतर हुई है। कंपनियां पीएलआई के तहत लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर से लेकर मोबाइल स्क्रीन से लेकर चिप तक बना रही। हम कितना पहुंचे इस पर बात हो सकती है। और क्या 10 साल में जो पिछले 60 साल की ग्रोथ थी उससे हम उस कंपैरिजन में और पढ़ना चाहिए था? इस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हुआ पिछले 10 सालों में। जब आप इसको खारिज करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई आपका पूर्वाग्रह है जो नेहरू और इंदिरा गांधी के चरणों से आगे बढ़ नहीं पाता है। देखिए मानक जी, पूर्वाग्रह तो उन लोगों का जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, जो सुबह से शाम तक सिर्फ सरकार के साथ खड़े रहते हैं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है
जरा पिछले 11 साल के अंदर देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, इसका एक अच्छे से अन्वेषण कर लेते हैं हम लोग। किसी भी एक मेक इन इंडिया की बात तो 2014 में की थी। फैक्ट के साथ 2014 में 2014 में फैक्ट बात करते हैं। बताइए आंकड़ा लेके आइए, 17% बिना तैयारी के भी आप ज्यादा तैयारी तो बात करते हैं सर। एक पे आइए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी फर्स्ट से आइए, महंगाई से शुरू कीजिए, रोजगार से के शुरू तमाम कीजिए। और अभी तो के ओके ऑल राइट, ओके एक सेकंड लगे, ओके विनोद अग्निहोत्री, ऑल राइट, ओके विनोद अग्निहोत्री, ओके और हिंदुस्तान आज भी उस चीन के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है जिसने भारत की स्वाभिमान पर अपने को कुचला है, जिसने भारत की सेना के ऊपर हमले किए हैं, उस पाकिस्तान के साथ खड़ा था। कौन सी मजबूरी आप चीन के साथ जाके खड़े हो जाए? कहां गए आपका स्वाभिमान? आशुतोष एक सेकंड, आशुतोष वन सेकंड, आशुतोष वन सेकंड, आशुतोष वन सेकंड, एक सेकंड देखिए, किसी से बात ही नहीं नहीं एक सेकंड, नहीं ये इस पर हमने पहले भी आशुतोष याद होगा आपने डिबेट की थी कि इंडिया चाइना के पास चला गया, चाइना के सामने झुक गया, ये कहना सही नहीं है भाई। यूएस से सबके रिश्ते खराब हुए, चाइना को भी इंडिया की जरूरत है, चाइना भी इंडिया के साथ आया है। मानक मैं अपनी बात पर आज भी अड़ा हूं। ये वाली है। आपके लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि सीमा पर दो शत्रुओं से लड़ रहे थे। हाँ, उस ठीक है। शत्रु के साथ जाकर खड़े होने की मजबूरी क्या, ये बताना चाहिए। अरे देश भाई को। चाइना भी तो तो क्या हमारा क्या? दुश्मन है ना, हम चाइना के दुश्मन है, चाइना भी हमारा दुश्मन है, हम तो उसका कल आप दुश्मन पाकिस्तान मानते हैं, के वो भी साथ भी मानता खड़े है। होंगे। अगर हम दोनों कल आप साथ लश्कर आए, तैयबा- आशुतोष कल अगर हम मोदी दोनों सरकार साथ आए लश्कर तो तैयबा हम के साथ भी खड़ी होगी मानक। कल अरे- मोदी सरकार लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के साथ भी खड़ी होगी, अरे, जैसे उसने क्या हो ऑपरेशन गया सिंदूर के भाई, दौरान ये तो पाकिस्तान की अद्भुत हो फौज को इन्फॉर्म किया आप था। एक देश को और लश्कर तैयबा को सर आप कितना तक जाएंगे सर? आप नहीं, इतने अरे आप सर ऐसे इस पाकिस्तान तरह की फौज बात को अब inform करने किया था कि लगेंगे? नहीं inform किया था, बताइए जरा मुझे। अरे सर इस तरह की बात आप करने लगे, माना था। आप भूल गए कि नेहरू आपने इंदिरा राजीव राजनाथ सिंह सबको ने, बात करनी जयशंकर पड़ती थी ने दूसरे देशों से। पाकिस्तान की फौज को इन्फॉर्म करने की मजबूरी क्या थी, जरा बताइए मुझे। ओके, चलिए। पाकिस्तान की फौज को क्यों कमाल इन्फॉर्म कर क्या दिया। विरोध अग्निहोत्री? अरे एक लाइन में बोल दूं मानक भाई, एक लाइन, सबका समय नहीं लूंगा। ये बिल्कुल उन्होंने इशारों में कहा आशुतोष जी, मैं इसको खुलकर कहता हूं, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मेरा अपना एक पक्ष है और वो देश का पक्ष है। मेरा पक्ष किसी को, किसी एक नेता, किसी एक परिवार के चरणों में गिरे रहने का नहीं। अरे। मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मेरा अपना पक्ष है, वो देश का पक्ष है। ओके, लेट्स नॉट मेरा भी अपना पक्ष है और जो पक्ष है वो देश का पक्ष है, लेकिन मैं किसी सरकार के साथ खड़ा नहीं हूं। ओके, जो लोग रोज सुबह शाम सरकार के साथ खड़े होते हैं, उनको ओके आशु वन निष्पक्ष होने का दावा नहीं करना चाहिए। ओके वन सेकंड, देखिए ये संडे एडिशन में हम लोग जो पत्रकारों को बुलाते हैं और हम लोग ये सब कुछ जानते हुए बुलाते हैं कि सबकी अपनी अपने अलग राय है, सबकी अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय है, हमको पता है सबकी राय क्या है, उसके बाद भी हम एक प्लेटफॉर्म पर उनको लाते हैं ताकि हमारा दर्शक सब राय सुने और अपनी एक राय बनाए। सबसे रिक्वेस्ट मेरी यही है, गुजारिश है, तथ्यों पर, तर्कों पर एक दूसरे को काटिए, बहस करिए, लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी आप आइए। विनोद जी बताइए, कमजोर प्रधानमंत्री है क्या देश के पास? पर्सनल नहीं हूं, सॉरी इफ आई साउंडेड लाइक दैट। नहीं ठीक है, वेल सेड आशु। हाँ